गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपना प्रीलिम्स बूस्टर का फर्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है EOS-01। अब बेसिकली ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट क्या होती है, जो कि इसका टास्क क्या होता है, जो कि लैंड और फॉरेस्ट की मैपिंग करेगी और नेचुरल रिसोर्सेज की अर्थ पे उसको आइडेंटिफाई करेगी। मिनरल्स को, फिश को, जैसे वेदर और क्लाइमेट के ऑब्जर्वेशंस करती है, सॉइल के असेसमेंट करती है, और जितनी भी अर्थ पे हमारी, जैसे समझ लीजिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए एक्सरसाइज जो होगी कि कैस क्या डिज़ास्टर आ सकता है या नहीं, वेदर कैसा रहेगा, और हमारे रिसोर्सेज अर्थ पे कैसे हैं, उन सबको आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करती है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है। अब ये EOS जो वन है, ये बेसिकली रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। ठीक है। रडार इमेजिंग और ऑप्टिकल इमेजिंग वाली दो तरह की सैटेलाइट्स होती हैं। ठीक है। अब ऑप्टिकल इमेजिंग आपको पता होगा कि कैमरा लगा होता है उनके ऊपर, उन सैटेलाइट्स के ऊपर। वो कैमरा बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी, हाई टेक्नोलॉजी का कैमरा होगा जिससे कि वो इमेजेस लेते हैं अर्थ की। ठीक है। लेकिन ये है एडवांस टेक्नोलॉजी, ये है रडार इमेजिंग। मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू वेव्स जनरेट करते हैं और उसके थ्रू ये इमेजेस को जनरेट करते हैं। ये कैमरे के थ्रू इमेजेस को जनरेट नहीं करते हैं अर्थ की। ठीक है। तो उसकी वजह से रडार जो इमेजिंग सैटेलाइट्स हैं, ये ज़्यादा अच्छी इमेजेस और ज़्यादा अच्छी जो ऑब्जर्वेशन है अर्थ की वो कर सकती हैं। तो ये हमारी जो EOS-1 है, ये रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। ठीक है। तो ये बेसिकली इसका, जैसे आपको इसमें आप देख सकते हो कि एग्रीकल्चरल डेटा, फॉरेस्ट लैंड वगैरह का डेटा ये ऑब्जर्व करने के लिए हेल्प करेगी। तो ये EOS-1 हमारा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ठीक है। दूसरा टॉपिक है अरुणाचलेश्वर टेम्पल। अब बेसिकली ये, इस टेम्पल में कार्तिकेय दीपम फेस्टिवल मनाया जाता है नवंबर दिसंबर के जो मंथ के बीच में। कार्तिक जो मंथ होता है हमारा हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, उसके उस टाइम पर ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये तमिलनाडु में पड़ता है हमारा जो ये टेम्पल है। तो ये न्यूज़ में है, और क्योंकि अभी कोविड चल रहा है तो यहाँ पर ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं इस फेस्टिवल को मनाने के लिए। तो इसलिए ये न्यूज़ में चल रहा है कि इसको बेसिकली ये लाइव दिखा देंगे टीवी पे, और 100 लोग मतलब अलाउड है हमारे लॉकडाउन गाइडलाइंस के हिसाब से। तो 100 डिवोटीज जो है वो अटेंड करेंगे इस फेस्टिवल को, और बाकी ये लाइव देख सकेंगे। ठीक है। अब ये टेम्पल जो है हमारा, ये तिरुवन्नामलाई हिल्स तमिलनाडु वहाँ पर लोकेटेड है। इसकी बेसिकली ये द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का टेम्पल है ये। अब तो द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल आप आर्ट एंड कल्चर में डिटेल में पढ़ोगे क्या होता है द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। और इसमें 4 गेटवे टावर्स, जिनको हम गोपुरम्स कहते हैं, वो भी है इसमें। और इसका जो ईस्टर्न टावर है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल टावर्स इन इंडिया है। ठीक है। और ये टेम्पल जो है वो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। तो ये बेसिकली एक फैक्ट है आपके प्रीलिम्स के लिए कि आप कोई पता होना चाहिए कि ये शिवा जो हमारे हैं उनको डेडिकेटेड किया गया है टेम्पल। और ये 8th लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल इन द वर्ल्ड है। ठीक है। और इसको कब बनाया गया था? विजयनगर किंगडम के टाइम पे इसको बनाया गया है। और ये है, जो टेम्पल है ये हमारे 5 भूत स्थालम जो होते हैं, जो मतलब 5 नेचुरल एलिमेंट्स हैं हमारे अर्थ के, जो कि हम डेडिकेट करते हैं अपने गॉड को, उसमें से एक है ये। ठीक है। अब ये जो है हमारा, अब आपको पता है कि 5 एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो आपको पता होगा कि पृथ्वी, आकाश, जल, अ, अग्नि, ऐसे ऐसे जो 5 हमारे टोटल एलिमेंट्स हैं, उसमें से जो फायर का एलिमेंट है जो हमारा, उसको ये टेम्पल डेडिकेटेड है। ठीक है। इसमें 8 लिंगम्स हैं शिवा के। अष्टलिंगम जिनको हम कहते हैं, उनके नाम भी दिए हुए हैं। और ये जो सारे लिंगम है ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ अर्थ को सिग्निफाई करते हैं। अब कार्तिकेय दीपम फेस्टिवल क्या होता है कि ये बेसिकली कार्तिक मास में, कार्तिक मंथ में, मतलब हिंदू कैलेंडर के उसमें मनाया जाता है। और ये मोस्टली कार्तिक मास जो है मिड नवंबर से मिड दिसंबर के टाइम पे जो हमारे पड़ता है। और इसको फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है ये। इसको हिंदूज जो हैं तमिलनाडु, श्रीलंका और केरला तीनों में मनाते हैं। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल के नाम होते हैं। केरला में जैसे इसको थ्री कार्तिका कहा जाता है, और इसमें गॉडेस शक्ति की पूजा की जाती है उस टाइम पे। और इसको नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु में लक्षबा कहा जाता है। और ये गॉड गॉड जो हमारे कार्तिकेय थे, उनके बेसिकली जो है उनको डेडिकेटेड है ये फेस्टिवल। ठीक है।
अब दूसरा टॉपिक है तीसरा टॉपिक है हमारा लॉ अगेंस्ट रिलीजियस कन्वर्जन। अब रिलीजियस कन्वर्जन का जो टॉपिक है वो क्या है, आपने न्यूज़ में सुना होगा कि बहुत आजकल चलता है कि मैरिजेस वगैरह, लोग एक्यूजेशंस लग रही हैं कि मैरिजेस जो हैं वो फेक मैरिजेस कराई जा रही हैं, इंटर रिलीजियस मैरिज, ताकि कन्वर्जन कराया जा सके। ठीक है, तो हमारे हरियाणा के जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हम हिमाचल प्रदेश का जो लॉ है फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल, जो कि फोर्स कन्वर्जन या एंटी कन्वर्जन एक तरह से लॉ है, उसको हम उसके तर्ज पे हम हरियाणा में लॉ लेके आएंगे। ठीक है, तो अब हिमाचल प्रदेश का हम लॉ देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है वो कहते हैं कि बेसिकली फोर्स्ड जो रिलीजियस कन्वर्जन है। अब फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन कैसे हम डिसाइड करते हैं कि कोई भी आपको फोर्स नहीं यूज़ की होनी चाहिए, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, कोई इंड्यूसमेंट मतलब आपको कोई जैसे आपको कुछ लालच दे के आपको कन्वर्जन नहीं हुआ होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो उस कन्वर्जन को जो है वो वैलिड नहीं माना जाएगा गवर्नमेंट के इस लॉ के द्वारा। ठीक है, अब इसमें एक एक्सेप्शन है। अगर कोई भी इंसान अपने पेरेंट रिलीजन में वापस जाना चाहता है रिकन्वर्ट होके, तो उसको अलाउ किया गया है, उसके अंदर ये प्रोविजंस वैलिड नहीं है। ठीक है, और कोई मैरिज जो कि सोल पर्पस ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन के लिए की गई है उसको डिक्लेयर किया करता है, ये एक्ट जो है वो नल एंड वॉइड कह देता है। ठीक है, और वो मैरिज को नहीं माना जाता अगर वो रिलीजियस कन्वर्जन के लिए वो मैरिज की गई है। व्हाट हैपन्स इफ एनीवन वांट्स टू कन्वर्ट टू एनी अदर रिलीजन। अब कैसे जब अगर कन्वर्जन करनी है तो उसको कैसे, क्या उसके प्रोसीजर हैं, ये एक्ट भी इसके बारे में समझाता है। वो कहता है कि अगर किसी को कन्वर्जन करनी है दूसरे रिलीजन में तो एटलीस्ट 1 मंथ का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा, और ये बताना पड़ेगा कि हाँ मैं अपनी खुद की फ्री कंसेंट से दूसरे रिलीजन में जाना चाहता हूँ। इवन जो रिलीजियस प्रीस्ट जो कन्वर्जन फैसिलिटेट कर रहा है उस पर्सन की, उसको भी 1 महीने पहले एडवांस नोटिस देना पड़ेगा कि हाँ मैं परफॉर्म करने लगा हूँ 1 महीने बाद रिलीजियस कन्वर्जन इस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर। ठीक है, अब उस 1 महीने में बेसिकली जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा वो इंक्वायरी करेगा ताकि वो इंटेंशन देखे कि क्यों ये कन्वर्जन की जा रही है। ठीक है, और बर्डन ऑफ प्रूफ, ये प्रूव करना कि हाँ ये रिलीजियस कन्वर्जन जो है वो फ्री कंसेंट पे है या फिर वैलिड है, ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो जो इंसान कन्वर्ट हो रहा है उस पर, और जो पर्सन कन्वर्ट कर रहा है। अब वो कन्वर्ट कौन करता है, जो प्रीस्ट होता है बेसिकली वो कन्वर्ट करता है, तो उनके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है ये प्रूव करने का, ये बर्डन ऑफ प्रूफ है उनके ऊपर कि उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ ये रिलीजियस कन्वर्जन वैलिड है। ठीक है, अब ये ऑफेंसेस अगर ये इसमें से कुछ भी मतलब नहीं कंप्लाई किया जाता तो जो ये एक्ट है ये कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल है। कॉग्निजेबल मतलब क्या होता है, अब देखिए कॉग्निजेबल मतलब होता है कि पुलिस ऑफिसर जो है वो एफआईआर लिखेगा और बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के उसमें अरेस्ट भी कर सकता है वो विदाउट अ वारंट, और उसको इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है कोर्ट की परमिशन के बिना। नॉन कॉग्निजेबल में उसको जो पुलिस ऑफिसर है उसको बिना कोर्ट की परमिशन के इन्वेस्टिगेशन करने की या फिर अरेस्ट करने की पावर नहीं होती। तो ये जो लॉ है ये फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन को कॉग्निजेबल ऑफेंस बना देता है, मतलब कि पुलिस अरेस्ट कर सकती है आपको और पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है बिना कोर्ट की परमिशन के। ठीक है, और नॉन बेलेबल है, इसमें बेल भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अगर और जो 1 मंथ का नोटिस अगर आपने नहीं दिया कन्वर्जन से पहले तो आपको 2 इयर्स तक की इसमें जेल हो सकती है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अभी रिसेंटली जो हमारे एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे यशवर्धन कुमार सिन्हा जी, उन्हीं को ही ओथ ऑफ ऑफिस दिया गया है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी रिसेंटली उनकी ओथ हुई है, तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन क्या है। सेक्शन 12 ऑफ आरटीआई एक्ट जो है वो कहता है कि एक बॉडी होनी चाहिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन नाम से। ठीक है, अब उसकी कॉम्पोजिशन क्या होनी चाहिए, एक तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और मैक्सिमम 10 मेंबर्स, मैक्सिमम 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स उसके अंदर होने चाहिए, मैक्सिमम नॉट मिनिमम। ठीक है, अपॉइंटमेंट कैसे होगी, सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 कहता है कि एक ऐसी कमेटी, सिलेक्शन कमेटी होगी जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया,
लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, जो कि मतलब अगर तो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि आज के कंटेक्स्ट में नॉमिनेट कौन से हुए हैं, वो है होम मिनिस्टर। हमारे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट किया है एज अ कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि डिसाइड करेंगे कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो कौन बनेगा, या इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन बनेगा। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है कि पर्सन्स ऑफ एमिनेंस होने चाहिए वो मेंबर्स, जो पब्लिक लाइफ में जिनके पास नॉलेज होने चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो लॉ में या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, सोशल सर्विस में होना चाहिए, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस। अब ये सारे जो हैं वो और हैं, ठीक है, नॉट कि सारा कुछ सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, इनमें से किसी में भी एक्सपीरियंस उनका होना चाहिए। ठीक है। और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन क्या होगी कि वो अगर एमपी हैं या फिर एमएलए हैं किसी भी स्टेट के, असेंबली के या यूनियन टेरिटरी के, तो वो मेंबर नहीं बन सकते। या फिर वो अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं कोई, या वो ऐसा कुछ बिजनेस या प्रोफेशन परसू कर रहे हैं, तो भी वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं बन सकते, या ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं बन सकते। टर्म की ड्यूरेशन और सर्विस कंडीशंस क्या हैं कि वो एक बारी में 5 साल के लिए एंटर कर सकते हैं ऑफिस। वो ऑफिस कर जैसे ही वो ऑफिस एंटर कर सकते हैं तो वो 5 साल बाद रिटायर होंगे उसके, और दोबारा उनकी अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की। ठीक है। लेकिन इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो बाद में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन सकते हैं। ठीक है। अब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है उनकी सर्विस कंडीशन, सैलरी, अलाउंसेस वगैरह जो है वो सब कुछ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हमारे होते हैं उनके ही तरह से, उनकी तरह उन्हीं के बेसिस पे किया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चाबहार रेल प्रोजेक्ट। जो हमारे ईरान है, उनके साथ हमारा चाबहार प्रोजेक्ट के ऊपर डील चल रहा है। तो ईरान ने भी रेलवे लाइन प्रोजेक्ट जो है हमारा चाबहार जाहिदान रेलवे जो था, वो प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया था विदाउट गेटिंग असिस्टेंस फ्रॉम इंडिया। पहले इंडिया को रिक्वेस्ट करते रहे वो कि एज पर द 2016 MOU आप बनाना शुरू करो, बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस, मोस्टली अमेरिकन सैंक्शंस ऑन ईरान, उसकी वजह से इंडिया वाज नॉट टू कीन टू फास्ट ट्रैक दिस प्रोजेक्ट। तो ईरान ने क्या कहा कि मैं खुद ही ये बनाना शुरू कर देता हूँ ये प्रोजेक्ट को। ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट को वो बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन ईरान कह रहा है कि हम ये होप करते हैं कि जो इंडिया है वो हमारे को क्रेन्स की, ट्रैक्स, स्विचेस, सिग्नलिंग इक्विपमेंट और लोकोमोटिव्स जो हैं वो प्रोक्योर करने में हेल्प करेगा, क्योंकि इंडिया इज़ अ पार्टनर इन दिस प्रोजेक्ट। ठीक है। ईरान ने कहा है कि $150 मिलियन लाइन के क्रेडिट लाइन की जो बात हुई थी हमारी 2016 में, 2018 में, आई एम सॉरी, वो भी वो ईरान एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंडिया उनको प्रोवाइड करेगा इस प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है। अब ये 2016 में इस प्रोजेक्ट के लिए हमारी इंडियन रेलवेज की कंस्ट्रक्शन कंपनी और ईरान के बीच में MOU साइन हुआ था इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई जैसे कि बेसिकली कुछ कंपनीज जो थी जी, क्योंकि अब सिर्फ इंडियन रेलवेज तो काम नहीं करेगी उस पर कुछ इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट भी हमें करनी पड़ेगी, कुछ प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ेंगे। तो वो कंपनीज हमारी तरफ से बेसिकली डील करने को इसलिए नहीं तैयार हो रही थी क्योंकि अमेरिकन सैंक्शंस लगे हुए थे ईरान के ऊपर। तो ईरान से किसी भी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डील करने के लिए और कंट्रीज़ की कंपनीज तैयार नहीं थी। ठीक है। और क्योंकि जैसे अगर इवन इंडियन कंपनीज भी, इंडियन प्राइवेट कंपनीज भी जिनका अमेरिकन कंपनीज के साथ डील है, या अमेरिका में उनका बिजनेस है, तो वो भी डील नहीं कर पा रही थी क्योंकि उनको भी सैंक्शंस का फेयर था। ठीक है। तो अब ये इंडिया जो था 2016 में MOU साइन हुआ कि इंडिया को 10 साल की लीज मिलेगी 2 टर्मिनल्स और 5 बर्थ्स बनाने के लिए, और इस रेलवे प्रोजेक्ट को बनाने की लीज जो थी वो इंडिया को मिली, इंडिया को प्रोजेक्ट दिया गया ये। लेकिन वही अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से और थोड़ी सी ईरान ने भी डिले दिखाया इसमें और इंडिया ने भी डिले दिखाया, तो उसकी वजह से प्रोजेक्ट जो है वो परसू नहीं हो पाया। तो 2020 में फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान ने कहा कि हम इस प्रोजेक्ट को खुद ही बना लेते हैं। हम ईरान जो है उसने खुद ही डिसाइड किया कि वो खुद ही बना लेगा इस प्रोजेक्ट को, और बनाना शुरू किया जुलाई 2020 में। और बेसिकली अभी वो कह रहे हैं कि 60% इस पे काम हो चुका है, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जून 2021 तक बेसिकली वो इस प्रोजेक्ट को पूरा कर देंगे। लेकिन 60% काम होने के बाद भी वो कह रहे हैं इंडिया को कि अगर आप चाहते हो, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप हमको ये सब चीज़ें प्रोक्योर करने में हेल्प करोगे। ठीक है।
तो अब थोड़ा चाबहार पोर्ट देख लेते हैं कि चाबहार जो प्रोजेक्ट है हमारा, वो 2003 में इस आइडिया को ईरान के प्रेसिडेंट जो थे मोहम्मद खतामी, उन्होंने इंडिया को प्रपोज किया था कि हमें एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए जो कि सेंट्रल एशिया में इंडिया को एक्सेस देगा और अफ़गानिस्तान के साथ कनेक्ट करने के लिए भी इंडिया को हेल्प करेगा। तो 2009 में बेसिकली ये ज़ारांज दिलारम जो रोड है वो कंस्ट्रक्ट की गई, जो कि हमारे को गारलैंड हाईवे का एक्सेस मिला जिसकी वजह से, और अफ़गानिस्तान की 4 मेजर सिटीज़ को इंडिया को चाबहार के थ्रू एक्सेस मिल गया। ठीक है। तो अब इसमें 2015 में एक एमओयू साइन किया गया चाबहार पोर्ट को बनाने के लिए, जिस पर फास्ट ट्रैक पर काम चल रहा है, अभी भी काम चल रहा है। और ईरान जो है वो कभी कभी क्या होता है कि ईरान और इंडिया के बीच में थोड़े डिलेड रिस्पांस आ जाता है, कभी अमेरिकन सैंक्शंस आ जाते हैं, तो इस प्रोजेक्ट को बेसिकली बनने में भी टाइम लग रहा है। तो उसका ही एक ये कंपोनेंट जो था, ये चाबहार रेल प्रोजेक्ट, जो जाहिदान रेलवे प्रोजेक्ट, ये उसी का कंपोनेंट है। तो ये सारी न्यूज़ जो है वो इसी कंटेक्स्ट में है। ठीक है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं। आप ये एमसीक्यूज़ और जो एडिटोरियल्स हैं वो पीडीएफ से डाउनलोड करके टेलीग्राम ग्रुप से पढ़ लेना। वील मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स। अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।